हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस कड़ी में हम किसी करंट कैरिंग आर्क की वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उससे रिलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। दोस्तों, करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हम बायो-सावर्ट लॉ से ढूंढ सकते हैं, जिसकी फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम किसी भी आर्क की वजह से किसी पॉइंट पर, खास करके उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ dl है और उसमें से I करंट पास हो रहा है, तो इस वजह से उसके सेंटर से पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना इंड्यूस होगा, ये हमें ढूंढना है। तो हम मान लेते हैं कि इस आर्क के दोनों एक्सट्रीम एंड से इसके साथ बनने वाला एंगल मान के चलिए डी थीटा है, और आप जानते हैं कि ये अगर पोजीशन वेक्टर आर है और ये अगर आर्क लेंथ है तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इस वजह से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस तरफ वेक्टर है तो यहां पर वेक्टर का साइन क्या बनेगा, तो ये भी बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए ये प्लेन ऑफ पेपर है, तो हमारे कर्ल ऑफ फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन दिखा रही है तो हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा इस पॉइंट पर। इस केस में अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है कुछ इस तरह से, तो हमारा थंब प्लेन ऑफ पेपर में बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही है, और इसीलिए हम यहाँ पर इसे k कैरेट से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ हम सिंबलाइज करेंगे कि k कैरेट जो है वो यूनिट वेक्टर है जो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है। अल्टीमेटली हम इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r एंड डिवाइडेड बाय r, dl डिवाइडेड बाय r। अब ऐसा क्यों किया वो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि ये dl डिवाइडेड बाय r करने का क्या मतलब है। दोस्तों, आप जानते हो कि जब हम किसी आर्क की बात करते हैं, अगर इसकी लेंथ dl है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट O से r है, तो हम यहाँ पर d थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ d थीटा इज dl डिवाइडेड बाय r। यानी कि इस फॉर्मूला में जहां पर हमें dl डिवाइडेड बाय r दिख रहा है वहां पर हम उसको d थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय r, ये हो जाएगा d थीटा। हमें भूलना नहीं है ये एक वेक्टर है, इसीलिए इसका साइन हमें k कैरेट दिखाना पड़ेगा। अब ये तो हो गई किसी भी आर्क की वजह से किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हमारे पास स्पेशल केस है तो हम क्या करेंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास किसी सर्कल का 1/4 हिस्सा है जिसे हम लोग कहेंगे क्वार्टर, क्वार्टर कॉइल। तो अगर इस क्वार्टर कॉइल की वजह से इस पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें ढूंढना है, तो हमारा जो d थीटा है वो π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए, मतलब कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा ये बनेगा dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I बाय r टाइम्स π/2। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 8r। अब इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंट अगर कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, कर्ल ऑफ फिंगर कुछ इस तरह से घूम रहा है, तो प्लेन ऑफ पेपर से करंट बाहर आ रही है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द कॉइल के लिए क्या होगा, मतलब कि अगर हमारे पास हाफ ऑफ द सर्कल है और इसमें से अगर करंट पास हो रही है तो इसकी वजह से पॉइंट O पर, इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट O का ओवरऑल एंगल जो बन रहा है
वो हो जाएगा पाई। तो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम डी थीटा को पाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डीबी इज बिकम्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर टाइम्स पाई। ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4r। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के आर्क की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो ढूंढ सकते हैं। The magnitude of magnetic field induction at a point O due to current I in the arrangement is। इस केस में हमारे पास एक 3/4 ऑफ क्वाड्रेंट है और इसकी वजह से अगर इसमें से आई करंट पास हो रही है तो पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ये हमें ढूंढना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बनाई है उसी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी आर की वजह से पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर इंटू डी थीटा। अब ये जो डी थीटा है वो हमें देखना है कि डी थीटा आर की वजह से कवर होने वाला एंगल है, ना कि ओपन एंगल। यानी इस डायग्राम में हमें 90 डिग्री दिया गया है जिसे हम π/2 रेडियन कह सकते हैं, लेकिन इस एंगल को हमें नहीं लेना है, हमें उस एंगल को लेना है जो आर्क कवर कर रहा है। यानी जो आर्क कवर कर रहा है वो एंगल बनेगा 3π/2 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर टाइम्स 3π/2। आप समझ सकते हैं ये 3π/2 किस वजह से हमने लिया हुआ है। पूरे एंगल डी थीटा को हम 3π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाएगा B इज इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 8r। हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग रेडियस के सेमी सर्कल हैं और इस वजह से किसी पॉइंट O पर उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें ढूंढना है। मान के चलिए कि इस सेमी सर्कल से पास होने वाला करंट I है और इन दोनों के जो रेडियस है वो है R1 और R2। यहाँ पर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दो सेमी सर्कल R की वजह से सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग सेमी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी लिखे हुए हैं, तो हमें पहले इसको नाम देना पड़ेगा ए बी और इस वाले हिस्से को नाम देते हैं सी बी। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी की वजह से सेंटर O पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो भी होगा वो होगा आर्क बी सी और आर्क ए डी की वजह से। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब r यहाँ पर BC के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो BC का डिस्टेंस है R1 और आप देख सकते हैं ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये प्लस गिना जाएगा। और इसी तरह से ये वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई और ये जो डिस्टेंस है वो होगा R2। और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर में बाहर की तरफ ही आ रहा है। सो कुल मिला के दोनों ही प्लस लेना पड़ेगा और आपका ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक क्वार्टर एंड 3/4 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट O पर, ये हमें ढूंढना है। तो हम फिर से इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया ए बी सी एंड डी। आप जानते हैं ए बी और सी डी कंडक्टर की वजह से पॉइंट O पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर 0 बनता है, उसके लाइन पर वो 0 बनता है। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दो आर्क की वजह से होगा। एक होगा आर्क बीसी की वजह से और दूसरा होगा आर्क ईडी की वजह से। अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी जो है वो R2 डिस्टेंस पर है और BC जो है वो R2 डिस्टेंस पर है और साथ साथ BC जो है वो एक सिंगल क्वार्टर है, एक तरह से देख सकते हैं।
और वो जो एंगल बनाएगा वो π/2 होगा, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे इंटू π/2। साथ ही में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर्ल ऑफ फिंगर कुछ इस तरह से जा रहा है, मतलब कि थंब हमें बाहर की डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे हम प्लस लेंगे। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AD, अगर इसकी बात हो रही है तो पहले हमें उसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा r1, और साथ साथ में ये आर्क जो है वो सेंटर के साथ 3π/2 का एंगल बनाता है, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πr2 टाइम्स, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 3π/2। दोस्तों यहाँ पाई और पाई दोनों ही केस में कैंसिल होने वाले हैं, और अब हम बाकी के वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे μ0I डिवाइडेड बाय 4 दोनों में ही कॉमन निकल रहा है, साथ साथ में ये 2 भी निकल रहा है, मतलब कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं μ0I डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे रह जाएगा r2, बस यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय r, यानी अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया BC के लिए ये है r2, और ये वाला जो हिस्सा है वो है r1, यानी हमें लेना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय r1। दोस्तों यहाँ पर हमें दो अलग अलग आर्क दिए गए हैं, और उस वजह से सेंटर O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ये हमें ढूंढना है। हम पहले केस को लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर हमें जो आर्क दिया गया है इसमें से I करंट पास हो रही है, और इस वजह से पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ये हमें देखना है। तो हम पहले तो इस आर्क को नाम दे देते हैं। एक चीज हमें याद रखनी होगी कि अगर किसी कंडक्टर के एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है तो उस वजह से उस कंडक्टर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 0 गिना जाएगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कंडक्टर AB एंड कंडक्टर CD इस जगह पर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो इस वाले आर्क और बाहर वाले आर्क की वजह से ही होगा। कुल मिला के जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दो आर्क की वजह से होगा। एक आर्क को हम लोग कहेंगे BC और दूसरे आर्क को हम लोग कहेंगे आर्क AD। अब आप देख सकते हैं ये जो आर्क है वो पाई एंगल बनाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4π। अगर हम BC की बात करें तो BC आर्क जो है वो R2 डिस्टेंस पर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे R2 टाइम्स पाई, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो पाई बन रहा है, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा μ0 टाइम्स I डिवाइडेड बाय 4π एंड R1, और यहाँ पर भी एंगल जो है वो पाई बनेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें नोटिस करनी होगी कि ये वाले हिस्से की वजह से करंट जो है वो कुछ इस तरह से जा रही है, यानी कि आर्क DA में करंट कुछ इस तरह से जा रही है। अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रोटेट करें तो हमारा थंब प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि बाहर वाले केस में करंट कुछ इस तरह से जा रही है। राइट हैंड के फिंगर्स को हम रोटेट करें तो प्लेन ऑफ पेपर से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आ रहा है। एक केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो किसी एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ज्यादातर केस में अंदर जाने वाले हिस्से को हम नेगेटिव लेते हैं और बाहर आने वाले हिस्से को हम पॉजिटिव लेते हैं। यानी इस केस में अगर हम देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा मतलब कि आर्क AD की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब इसमें से ये दोनों पाई को कैंसिल कर लेते हैं और फाइनली आंसर बना देते हैं μ0I डिवाइडेड बाय 4 1/R2 माइनस 1/R1। कुछ केस में इस न्यूमेरिकल में R1 और R2 की जगह पर A और B रख के भी इस प्रॉब्लम को पूछा जाता है, या फिर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी इसे पूछा जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा आर्क है, आप देख सकते हैं वो थीटा एंगल बनाता है किसी पॉइंट O के साथ, और ऐसी परिस्थिति में हमें पता लगाना है कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। फिर से हम इस आर्क को कुछ नाम दे देते हैं, चलिए देते हैं A B C एंड D। अब यहाँ पर आर्क AB की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर में बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू आर्क AB, प्लस दूसरा हिस्सा होगा ड्यू टू आर्क CD। आपको याद रखना होगा कि BC और AD आर्क या फिर AD कंडक्टर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं इंड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि वो उसी लाइन पे आ जाते हैं।
अब हमें पता लगाना है कि आर्क ए बी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये डिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ ए दिया गया है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, इसलिए हमें इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेना होगा और एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क सीडी, ये प्लेन ऑफ पेपर में अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई बी टाइम्स थीटा। कुल मिला के आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, थीटा दोनों में से कॉमन निकल आएगा और ये वैल्यू बनेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। यहाँ पर हमें फिर से ध्यान देना होगा ए बी की जगह पर R1 R2 और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं। A current I is flowing through the loop as shown in the figure. The magnetic field at the center O is. दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आर्क का कॉम्बिनेशन दिया गया है जिस वजह से पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें ढूंढना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 3 क्वार्टर है और यहाँ पर एक सिंगल क्वार्टर है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वार्टर है वो यहाँ से R प्लस 2R मतलब कि 3R डिस्टेंस पर है और ये जो क्वार्टर है 3 क्वार्टर ये R डिस्टेंस पर है। इसके साथ साथ एक और चीज हमें नोटिस करनी होगी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर की लाइन पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो उसका इंपैक्ट 0 होगा। हम यहाँ पर पहले तो काम ये करते हैं कि सारे पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं C, इसको नाम देते हैं D, इसे E और इसे F। कहने का मतलब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर CD में से कुछ भी करंट पास हो रहा है तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा और यही बात EF कंडक्टर के लिए भी सच है। कुल मिला के यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो केवल इस वाले आर्क और इस वाले आर्क की वजह से ही मिलेगा। अब देखते हैं कुल मिला के जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क DE प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क FC, इसकी वजह से ही होगा। हम अब आर्क की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं जो होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई R इनटू, अब देखना है कि D क्या एंगल कवर करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो D है वो एंगल कवर करता है पाई बाई 2 और अगर D का डिस्टेंस देखा जाए तो D का डिस्टेंस है वो होगा R प्लस 2R, कुल मिला के 3R। तो यहाँ फॉर्मूला में R की जगह पे हमें लिखना होगा 3R टाइम्स एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस FC आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सो वो होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई R। अब देखना होगा O से लेके F या O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो R है, इसलिए यहाँ पर हम इसे R ही रखेंगे। लेकिन ये क्या एंगल बनाता है वो अगर हमें ढूंढना है तो हम देखेंगे कि ये जो एंगल है वो होगा 3 पाई बाई 2, मतलब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 पाई बाई 2। अब इन दोनों में से पाई और पाई कैंसल, यहाँ सभी पाई और पाई कैंसल और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स R इनटू यहाँ पर बचेगा 1/3 प्लस यहाँ से म्यू जीरो आई 4 एंड 2 मतलब 8 पहले ही निकल चुका है, R निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा केवल 3। ये पूरे सिस्टम का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स R टाइम्स 3 3 9 प्लस 1 10 बाई 3, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 4। सो B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स R। ऐसा हमारे पास दो ऑप्शन में आंसर मिल रहा है, 5 टाइम्स म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 12R, 5 टाइम्स म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 12R। अब हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो अब हम अपने राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, राइट हैंड की फिंगर कर्ल ऑफ फिंगर इज शोइंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह से दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है, और यही सच्चाई इसके लिए भी है, यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर
के अंदर की तरफ जा रही है, यानी हमारा आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इन सभी में बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट O ड्यू टू करंट I इन द अरेंजमेंट। दोस्तों यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट दिया गया है और इस वजह से पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ये हमें ढूंढना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आर्क है और हर एक में करंट की डायरेक्शन कुछ अलग ही है। तो पहला काम हमें हर एक आर्क को नाम देना होगा। हम ये काम करते हैं, इस आर्क को नाम देते हैं AB, इस आर्क को नाम देते हैं CD और इस आर्क को नाम देते हैं EF। कुल मिला के हमारे पास 3 आर्क हैं और इस वजह से पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें ढूंढना है। आप जानते हैं कि जो कंडक्टर एक्सिस पे आ जाता है वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, मतलब कि OA, BC और DE किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड O पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। कुल मिला के जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल 3 आर्क की वजह से होगा, आर्क AB, आर्क CD एंड आर्क EF। So B is equal to magnetic field B, that is equal to magnetic field due to arc AB plus magnetic field due to arc CD plus magnetic field due to arc EF। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB कितना होगा? ये होगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R और जो एंगल है वो थीटा लेना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होगा, मतलब कि प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आने वाला या अंदर की तरफ जाने वाला। तो हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। कर्ल ऑफ फिंगर हमें कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रही है, मतलब कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, जो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें अगर आर्क CD की, तो यहाँ पर कुछ कर्ल ऑफ फिंगर इस तरह से घूम रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर में अंदर जा रहा है और इसी वजह से हमें इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई। अगर CD की बात करें तो वो R प्लस R यानी कि कुल मिला के 2R डिस्टेंस पर है और यहाँ पर एंगल अभी भी थीटा है। अब इसी तरह से हम लोग तीसरे आर्क की बात करें, आर्क FE या फिर आर्क EF, तो वो कुल मिला के R प्लस R 3R डिस्टेंस पर है। साथ ही में अगर हम इसके करंट की बात करें तो वो कर्ल ऑफ फिंगर कुछ इस तरह से घूम रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है, यानी हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं और ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स 3R एंड थीटा। अब सब में से कॉमन जो भी निकलता है वो निकाल लेते हैं, जैसे म्यू 0 I और थीटा कॉमन, 4 पाई और R इवन कॉमन, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3। इसका पूरे का एलसीएम होएगा 6 और मेरा बन जाएगा म्यू 0 I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई R, ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 6। आपका आंसर बन जाएगा म्यू 0 I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई R टाइम्स 6 माइनस 3 यानी कि प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 एंड होल बाय 6। 6 4 जा 24। आपका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स म्यू 0 I टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाय 24 पाई इंटू R। इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर A है।